नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल का एक सीरीज, जिसमें कि हम बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल और बिहार से संबंधित बाकी जो चीज़ें हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार स्पेशल को समझना, पढ़ना और उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को समझना आवश्यक है। क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खास करके बिहार से रिलेटेड होते हैं, बिहार से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से मैंने ये सीरीज को शुरू किया है। और इस सीरीज में जो हमारे शुरू के हिस्से होंगे, जिनमें कि हम बिहार के इतिहास को समझेंगे, बिहार के हिस्ट्री को समझेंगे। देखिए, वैसे तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें हम इतिहास को पढ़ते ही हैं, उसमें हम पूरे भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और कुछ कुछ हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। पर इस सीरीज में जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, तो हमारे सेंटर में होगा बिहार। और बिहार को केंद्र में रख करके जब हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे लिए बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, बिहार के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उनका आंसर देना, उसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो इसी सीरीज में चलिए हम शुरू करते हैं बिहार का इतिहास। तो जिस तरह से भारत के इतिहास को हम समझते हैं, तो उनको भी 3 हिस्से में बांट करके पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक ऐसे ही अगर हम बिहार के इतिहास को समझें, तो इनको भी 3 ग्रुप में हम बांट करके पढ़ सकते हैं: प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। तो जो जो घटनाएं हम जब बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसा होगा जो हम बाकी इतिहास को जब पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को जो पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के इतिहास में। कहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे? तो प्राचीन बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट बिहार। अब देखिए, अगर हम प्राचीन बिहार के इतिहास को समझें, तो इनको कई कालखंडों में बांट सकते हैं, कई टाइम पीरियड में हम बांट सकते हैं। और जब हम चीजों को टाइम पीरियड में बांट करके समझेंगे, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। इनमें सबसे पहले जब हम प्राचीन इतिहास को समझते हैं, तो हम समझते हैं किसको? पाषाण काल को, स्टोन एज को। तो पहला तो यही देखेंगे कि पाषाण काल के दौरान बिहार में क्या क्या हुआ और बिहार से संबंधित जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को किस तरह से पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है, स्टोन एज के अंतर्गत रखा जाता है, इन चीजों को हम समझेंगे। पाषाण काल के बाद शुरू हुआ था वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल, हम वैदिक काल के बारे में समझेंगे कि वैदिक काल में किस तरह की प्रगति हुआ, बिहार के अंदर क्या क्या हुआ वैदिक काल के दौरान, इन चीजों को समझेंगे। इसके बाद हमें समझना है महाजनपद, महाजनपद या महाजनपद काल भी कह सकते हैं। फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। जैन धर्म के समय बिहार में क्या क्या हुआ, इन चीजों को हम समझेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का शुरुआत बिहार में हुआ था। और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समय किस तरह से धार्मिक परिवर्तन हुआ, किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुआ, इन सब चीजों को हम समझेंगे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बाद जो चीजें हमारा शुरू होगा, वो होगा मौर्य एवं गुप्त वंश, मौर्य एवं गुप्त वंश, मौर्य एवं गुप्त वंश। यहाँ तक के जो हिस्से हैं, यहाँ तक की जो कालखंड है इतिहास का, इनको रखा जाता है प्राचीन इतिहास में। और चूंकि हम बिहार को केंद्र में रख करके पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम बिहार के संदर्भ में इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन चीजों को हम समझेंगे। अब देखिए, एक चीज और हम समझ लेते हैं कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं,
तो इतिहास की जो घटनाएं हैं वो हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ है, यानी कि जिस वक्त ये घटना हुई थी बहुत पुरानी घटना होती हैं, कुछ कुछ घटनाएं तो लाखों साल पहले हुई थी। तो इन घटना के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो इनके लिए कुछ स्रोत की आवश्यकता होती है, कुछ सोर्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम यही चीज समझेंगे कि इतिहास को समझने के लिए क्या क्या स्रोत की जरूरत होती है। और जब हम प्राचीन प्राचीन बिहार के इतिहास को समझते हैं तो क्या क्या सोर्स का उपयोग किया जाता है, इस चीज को एक बार हम समझ लेते हैं। जब हम प्राचीन बिहार के इतिहास को समझते हैं तो हम किस चीज को समझते हैं, हम समझते हैं स्रोत कि क्या क्या स्रोत है जिसके जरिए हम बिहार के इतिहास को समझ पाते हैं। तो देखिए, वैसे इतिहास को समझने के लिए दो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जो पुरातात्विक स्रोत है जो उत्खनन से प्राप्त होता है, और दूसरा साहित्य यानी कि लिखित स्रोत। तो अगर हम ये देखें कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो स्रोत होता है उसको कहते हैं लिखित स्रोत। लिखित स्रोत। तो अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें कि प्राचीन बिहार के इतिहास को समझने में पुरातात्विक स्रोत कहां कहां से मिला है, बिहार के किस किस हिस्से से मिला है, तो इनमें आपको कुछ देखने को मिलेगा मुंगेर से। मुंगेर, उसके बाद चिरांद। ये चिरांद कहाँ है? ये चिरांद है हमारा सारण जिले में, सारण। उसके बाद चेचर, चेचर, ये चेचर कहाँ है? ये वैशाली में है। उसके बाद मनेर, ये मनेर कहाँ है? पटना। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सोनपुर, पुर से सारण। अब देखिए, जो पुरातात्विक स्रोत है ये क्या है कि जब किसी जगह को उत्खनन किया जाता है, किसी जगह की खुदाई किया जाता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिलती है। और जो पुरातत्वविद है, जो पुरातात्विक चीजों से संबंधित विषय को पढ़ते हैं, वो लोग उन विषय पर मिले सामग्री को अध्ययन करके बताते हैं कि उस समय की समाज कैसा था, उस समय क्या क्या घटनाएं हुई होगी, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी। तो पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं बिहार के इतिहास के संदर्भ में, तो कुछ जगह है जहां से मिलता है। उनमें से एक मुंगेर, उसके बाद चिरांद जो कि सारण जिले में है, उसके बाद चेचर वैशाली में, मनेर पटना और सोनपुर सारण। इन जगहों से बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उत्खनन करने पर। और जो पुरातत्वविद है उन्होंने इन पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करके बहुत सारे बातें बताई है, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं और उन चीजों को समझाया है। इसके साथ साथ अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो मौर्य काल में बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। मौर्यकालीन, मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोत, यानी कि मौर्य काल में क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, हमको इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो मौर्य काल में सबसे पहले जो है बहुत जगह स्तंभ मिले, स्तंभ। और यह स्तंभ क्या होता था कि शासकों के द्वारा जो स्तंभ बनाए जाते थे, तो उन स्तंभों को अध्ययन करके पुरातत्वविद उस समय के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। और ये स्तंभ कई जगह पे मिलते हैं। इनमें आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, एक तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, लौड़िया नंदगढ़, लौड़िया
नंदगढ़, उसके बाद लौड़िया अरिराज, लौड़िया अरिराज, और फिर रामपुरवा, रामपुरवा। अब देखिए जो लौड़िया नंदगढ़ स्तंभ है ये मौर्य के समय स्थापित किया गया था, और जो ये है पश्चिमी चंपारण में, ये है पश्चिमी चंपारण में। लौड़िया अरिराज स्तंभ जो है ये पूर्वी चंपारण में है, और जो रामपुरवा अभिलेख है ये भी कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि लौड़िया नंदगढ़ में पुरातात्विक स्तंभ मिले हैं, ये बिहार के किस जिले में है, और उनमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं, किससे, पुरातात्विक स्रोत से संबंधित। तो यहाँ पे आप ये जो स्तंभ है, ये जो पुरातात्विक स्रोत है जहां से मिले हैं, उन जगहों को उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ, उनके जिला के साथ याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या हुआ है कि बहुत सारे स्मारक भी मिले हैं मौर्यकालीन, स्मारक। अगर हम स्मारक की बात करें तो स्मारक भी मौर्यकालीन स्मारक मिले हैं, मौर्य राजा के द्वारा बहुत जगह स्मारक बनाया गया था, और इस स्मारक के आधार पर उस समय के राजाओं की शक्ति का पता चलता है, उस समय के समाज का पता चलता है, और पता चलता है कि उस समय किस तरह की धार्मिक व्यवस्था था। तो जो मौर्यकालीन स्मारक है इनमें बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी में जो गुफा का निर्माण किया गया था, और ये गुफा का निर्माण किसके लिए किया गया था, ये किया गया था कि आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी थे, जो महात्मा थे, उनके लिए। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक और उसके जो पौत्र थे दशरथ के द्वारा किया गया था। तो अगर हम ये देखें कि मौर्य काल में स्मारक कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, स्मारक का निर्माण राजा करते थे अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी कभी कभी, और कभी कभी लोगों के हित के लिए भी करते थे। उन्हीं में से एक है बराबर की पहाड़ी, जहाँ पे गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं को बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया है, इनमें चित्र का भी निर्माण किया गया है। और ये बराबर की गुफा किससे संबंधित है, तो ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, और इसका निर्माण मौर्य काल में अशोक और उनके जो बाद उनके पुत्र राजा बने दशरथ, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम स्मारक की बात करें कि कौन कौन ऐसे स्मारक है जिससे हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलता है, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा राजगीर, नालंदा, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो धार्मिक स्थल भी रहा था। अगर हम राजगीर की बात करें तो जैन धर्म से संबंधित है, महावीर स्वामी से संबंधित है। फिर गया में बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो कई ऐसे जगह है बिहार में जहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे पढ़ाई का केंद्र था। इन जगह के अवशेष के अध्ययन करके भी हम प्राचीन बिहार के इतिहास को समझ सकते हैं। तो ये तो पुरातात्विक स्रोत था। इन पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा कि किस तरह से पाषाण काल से लेकर के मौर्यन काल तक अलग अलग जगहों पर पुरातत्वविदों ने उन चीजों को खोजा और उन चीजों को खोज करके वर्णन करके प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में हमें बताया। पर जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक अवशेष के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी हमारे लिए काफी कारगर साबित होता है, हमारी काफी मदद करता है।
बल्कि जो साहित्यिक स्रोत होता है वो कहीं न कहीं पुरातात्विक स्रोत से आसान होता है उनको समझना, क्योंकि उसको आराम से पढ़ करके उस समय क्या स्थिति था, उस समय राजा की क्या स्थिति था, लोगों की क्या स्थिति था, इन सब चीजों की समझ हमें आ जाती है। इसलिए अब हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, ऐसा कौन कौन सा साहित्य है, लिटरेचर है, जिससे बिहार के इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। तो अगर हम लिटरेचर की बात करें तो बिहार के बारे में बहुत सारे लिटरेचर में वर्णन किया गया है। इनमें जो हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और पवित्र ग्रंथों में से एक है रामायण, महाभारत, पुराण। इसमें जो धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ, और इन धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो रामायण, महाभारत और पुराण। इन सब में बिहार के इतिहास की झलक मिलती है, बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये क्या है, ये है साहित्यिक स्रोत। इसके साथ साथ बहुत सारे लेखक समय समय पे भारत आए और उनके द्वारा भी कई तरह की चीजें लिखा गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे जो, ये तो हिंदू ग्रंथ हो गया, हिंदू, इसके साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ, इसके साथ साथ इस समय बौद्ध एवं जैन ग्रंथ भी काफी लिखे गए, जिनमें कि आपको देखने को मिलेगा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, और उसके बाद भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये ऐसे ग्रंथ है जिसमें कि बिहार के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है, और ये या तो बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन धार्मिक पुस्तक के अलावे भी कई सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनमें कि हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें अगर हम देखें तो यात्रियों का विवरण मिटा देते हैं क्योंकि नीचे दिखता नहीं है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसका, लिखित स्रोत का, लिखित स्रोत का। इनमें हमें बहुत सारे यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण, बहुत सारे यात्री बिहार आए, बिहार की यात्रा किए और बिहार की यात्रा करके फिर अपने यात्रा के अनुभवों को लिखा। और इस अनुभव में कहीं न कहीं उस समय के जो बिहार के इतिहास है, बिहार के समाज है, बिहार में जो शासन व्यवस्थाएं थी, इन सब चीजों का जानकारी मिलता है। और ये यात्रा वृत्तांत आज हमारे लिए सहयोग होता है किसको समझने के लिए, तो बिहार के इतिहास को समझने के लिए। इन यात्रा वृत्तांतों में अगर हम सबसे पहले देखें तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का क्या एक पुस्तक था, इंडिका, इंडिका। इसमें उस समय के मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। अगर आपको याद हो तो मेगास्थनीज कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे, तो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे। सिकंदर के उत्तराधिकारी हुए सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में एक संधि हुआ। इस संधि के बाद दोनों राजा के बीच बहुत सारी चीजों को लेकर के सहमति बने, वो हम आगे समझेंगे। पर अभी एक चीज याद रखिए कि मेगास्थनीज
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और इन्होंने उसके दरबार में रहते हुए जो अनुभव प्राप्त किया, उन्हीं अनुभवों से एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के दौरान किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। और इस वजह से ये जो ऐतिहासिक स्रोत है आज हमारे काम आते हैं बिहार के इतिहास को समझने में। इसके साथ साथ और बहुत सारे बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे विदेशी यात्री आए, धार्मिक यात्री आए, जिनमें कि फहियान, उसके बाद इत्सिंग, वेनशांग जैसे यात्री आए, और इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, बहुत सारी चीजों को समझाया, और इसके वजह से आज हम बिहार के इतिहास को समझ सकते हैं। अब देखिए, ये लोग कौन थे? ये लोग तो बाहरी लोग थे जो विदेशों से भारत आए थे, भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, भारत को समझने के लिए आए थे। पर बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे जो भारत के थे। उन्हीं में से एक का नाम आता है चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। चाणक्य, जिसको या तो हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं या फिर कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। देखिए, इस पुस्तक का नाम भले ही अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र समझने से हमें लगता है कि इसमें आर्थिक चीजों को लेकर के लिखा गया होगा, इकोनॉमी से संबंधित होगा। पर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित था? ये राजनीति से संबंधित था। और राजनीति में भी किसके राजनीति के बारे में लिखा है? तो मौर्यकालीन राजनीति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो सत्ता में आए थे, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो कौटिल्य की सहायता से ही किया था। और इसी कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इसका संबंध था किससे? राजनीति से। इसके साथ साथ बहुत सारे स्थानीय लेखक, बहुत सारे स्थानीय लेखकों के द्वारा भी कई सारी किताबें लिखा गया, और इन किताबों को पढ़ करके आज हम प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन बिहार के इतिहास को समझ सकते हैं। तो ये स्रोत है किसको समझने का? हमारे बिहार को समझने का, हमारे बिहार के इतिहास को समझने का। और इसमें दो महत्वपूर्ण सोर्स हमारे काम आते हैं। एक जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा जिसको हम कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इन लिटरेचर को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिनमें से ही एक तो धार्मिक ग्रंथ आता है, और इन धार्मिक ग्रंथ में भी वो ग्रंथ जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि रामायण की बात होती है, महाभारत की बात होती है, या फिर वेद उपनिषद की बात होती है। दूसरी तरफ ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो बाद के वर्षों में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का जब उदय हुआ उससे संबंधित है, और कुछ यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, जिनमें कि मेगास्थनीज, वेनशांग, इत्सिंग, उसके बाद और फहियान जैसे तीर्थ यात्री जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भारत आए थे, और इसके बाद उन्होंने जो अपना अनुभव को लिखा, इन सब चीजों से बिहार के इतिहास को समझने में हमें मदद मिलती है। तो देखिए, अब हम ये चीज समझ चुके हैं कि अगर हमें बिहार के इतिहास को समझना है, खास करके प्राचीन बिहार के इतिहास को, तो हम उनको कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी को बोलते हैं पाषाण काल। वैसे भी अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री समझना हो, न केवल बिहार की बल्कि जनरल भी, तो आपको पाषाण काल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मानव का उत्पत्ति के साथ किस तरह से विकास यात्रा प्रारंभ हुई,
और इस विकास यात्रा में कौन कौन से चरण आए, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है पाषाण काल से। तो आइए अब समझते हैं हम पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में। और हम इस स्टोन एज को जो समझेंगे किसके सेंटर में रख करके, तो बिहार को सेंटर में रख करके।